हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रश्न पत्र 2015 को देखने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर जो कॉम्बो ऑफर जिसमें आपको यहाँ पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। जीआईसी एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा और दोनों का ही कॉम्बो ऑफर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी जीआईसी एग्ज़ाम के लिए। इसमें फर्स्ट पेपर एंड आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टैंडर्ड बिहार पीजीटी का है। जीडीसी का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र के साथ ही समान अध्ययन जो आपका है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जीके का एंड समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है, आप इन्हें ले सकते हैं। इनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यह यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये थिंकर से रिलेटेड नोट्स अभी जल्दी तैयार किए गए हैं, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है पहला, किसने कहा कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ये जीआईसी एग्जाम जो 2015 में हुआ था उसका ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए बताएं, ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, यह किसका कहना है। ऑप्शंस में AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, JH हट्टन, MN श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, ये किसका कहना है। रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांव को लघु समुदाय का इन्होंने उदाहरण माना था। अच्छा, इनकी अवधारणाओं के बारे में बात की जाए जो कि पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट देकर भी पूछ ली जाती है या फिर डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो एक जो इनकी अवधारणा है ये कृषक समाज की है। ठीक है, एक कृषक समाज की इन्होंने अवधारणा दी है। इसके अलावा दूसरी अवधारणा लघु समुदाय की है, जिस तरह से आप अभी यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं स्टेटमेंट देकर लघु समुदाय की अवधारणा है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, तीसरी अवधारणा यहाँ पर लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की हो जाएगी। लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा हो जाएगी। इसके अलावा लोक समाज की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, लोक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है। और फिर लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक समाज और लोक संस्कृति की अवधारणा ये इनके द्वारा दी गई है। ये सारी जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, ये इनके द्वारा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। गांव को लघु समुदाय का इन्होंने उदाहरण माना था और लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु का प्रबंधन कहा था। इस तरह से स्टेटमेंट देकर, कथन देकर ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसके अनुसार लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। ठीक है, और लघु समुदाय के 4 लक्षण या 4 विशेषताएं इन्होंने बताई थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। पहली है लघुता। ठीक है, पहली है लघुता, विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, समरूपता हो जाएगी, और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये विशेषताएं या हम कहें इनके जो लक्षण हैं लघु समुदाय के, ये 4 बताए गए हैं। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता है, इन्हें आप याद रखेंगे। इन लक्षण या विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है महिलाओं एवं लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित हुआ। 1955, 1956, 1976, 1961 यहाँ पर दिया गया है। महिलाओं एवं लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित हुआ था। 1956 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए। व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। ऑप्शन है डेविड इलिश, P कोहेट, SM मिलर, मार्टिन रेन। बताए निर्धनता के 3 कारण, व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना, किसने बताए हैं। डेविड इलिश ने बताए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है? अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सी समस्या जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है? जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प में यहाँ पर अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या दिया गया है। जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है तो यहाँ पर महिला भ्रूण हत्या होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में समान है? एमाइल दुर्खिम, आर.के. मर्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताएं, कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में समान है, ये किसका कहना है? यहाँ पर इमाइल दुर्खिम होगा। ठीक है, इमाइल दुर्खिम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने कहा था अपराध एक सार्वभौमिक अवधारणा है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये हमें हर समाज में देखने को मिलेगा, बस अंतर मात्रा का होगा। किसी समाज में हमें ज़्यादा क्राइम देखने को मिलेंगे तो किसी समाज में हमें अपराध क्या होगा, कम देखने को मिलेंगे। इसे आप याद रखेंगे। और अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो है। ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो। ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जन्मजात अपराध की अवधारणा दी थी इन्होंने। ठीक है, व्यक्ति को इन्होंने बताया था व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर सदरलैंड आप देख रहे हैं, सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की बात की थी। सफेद पोश अपराध की बात किसने की थी? सदरलैंड ने की थी। ठीक है, ये अवधारणा सफेद पोश की, व्हाइट कॉलर क्राइम की, सदरलैंड के द्वारा दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, दहेज की समस्या उस समाज में ज्यादा गंभीर है जहां ऑप्शंस देखें, पितृवंशीय व्यवस्था है, मातृवंशीय व्यवस्था है, पितृस्थानीय व्यवस्था है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दहेज की समस्या उस समाज में ज्यादा गंभीर नहीं है जहाँ, ठीक है, गंभीर नहीं है जहां पर मातृवंशज व्यवस्था है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा शोध प्ररचना का प्रकार नहीं है? परिकल्पनात्मक, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक, या फिर अन्वेषणात्मक। कौन सा शोध प्ररचना का प्रकार नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा परिकल्पनात्मक। ठीक है, परिकल्पनात्मक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, शोध में विश्वसनीय निदर्शन की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, छोटा आकार, संगठित, विधिवत प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। शोध में विश्वसनीय निदर्शन की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? छोटा आकार, संगठित, विधिवत प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व होगा, समग्र जो जनसंख्या है उसका सही से प्रतिनिधित्व, है ना, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैदिक अध्ययन विधि जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाता है? संख्यात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। वैदिक अध्ययन विधि जो आंकड़े उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाता है? संख्यात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुणात्मक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, गुणात्मक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और वैदिक अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, वैदिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेडरिक
लिपले ने किया था, ठीक है, फ्रेडरिक लिपले ने किया था। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, खुले सिरे की सारणी में निम्न में से कौन से औसत की गणना की जा सकती है? ऑप्शंस है माध्यिका एवं बहुलक, माध्य, बहुलक एवं माध्य, या फिर उपयुक्त सभी। खुले सिरे की सारणी में निम्न में से कौन से औसत की गणना की जा सकती है? माध्यिका एवं बहुलक, माध्य, बहुलक एवं माध्य, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर माध्यिका एवं बहुलक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुसूची, डाक प्रश्नावली, प्रश्नावली, या फिर साक्षात्कार अनुसूची। उत्तरदाता फॉर्म में खुद प्रश्नों के उत्तर को भर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नावली कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, किसने लिखा कि विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है? ऑप्शन देखिए, पीवी यंग, गुड एंड हॉट, पीएस कोहेन एंड ई नागेल, या फिर कॉल पॉपर। बताएं, विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा यह है कि यह ज्ञान का क्रमबद्ध संकलन है। यहाँ पर गुड एंड हॉट होगा, ठीक है, गुड एंड हॉट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है? समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण, या फिर तथ्य संकलन। सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है? यहाँ पर समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण, तथ्य संकलन यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक शोध का पहला चरण क्या होता है? समस्या का प्रतिपादन होता है, और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, या फिर इनमें से सभी। सामाजिक विज्ञान शोध में वस्तुनिष्ठता का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था इन्होंने सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था, ठीक है। सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने बताए थे? 4 बताए थे इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक दूरी का मापक निम्न में से किसने विकसित किया? मैक्लीलैंड, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, विस्लर यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक दूरी का मापक आप सभी जानते हैं बोगार्डस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? हरियाणा, हरियाणा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शंस देख लीजिए, पीवी यंग, मैक्स वेबर, जेएस मिल, कॉल पॉपर यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर पीवी यंग होगा, पीवी यंग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है वह कहलाती है व्यवहारिक शोध, वैध शोध, विशुद्ध शोध, या फिर अनुभाविक शोध। व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारिक शोध कहा जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में देखिए, गुड एंड हॉट है, पीवी यंग है, सीए मोजर है, बोगार्डस यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वे होगा, ठीक है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये किसकी पुस्तक है? पीवी यंग की सोशल रिसर्च है। यहाँ पर राइट आंसर गुड एंड हॉट होगा, ठीक है, गुड एंड हॉट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये किसकी है? गुड एंड हॉट की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने यह परिभाषा दी कि एक उपकल्पना काम चलाऊ है, समानीकरण है, जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी है? लुंडबर्ग, पीवी यंग, गुड एंड हॉट, पीएस कोहेन यहाँ पर दिया गया है। राइट यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर ये पीवी यंग होगा, ठीक है, ये बुक पीवी यंग की है। यहाँ पर इसे आप कर ले ऑप्शन बी। पीवी यंग की है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताएं। यहाँ पर पीवी यंग होगा, एक उपकल्पना काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी है। पीवी यंग का ये कहना है। बी यहाँ पर सॉरी लुनबक होगा, ठीक है, लुनबक होगा, एक उपकल्पना एक काम चलाऊ समानीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी बाकी है। यहाँ पर क्या होगा, लुनबक होगा, ठीक है, लुनबक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीवी यंग यहाँ पर था, ये इसकी बुक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक काइवर्क यहाँ पर दिया गया है। कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक काइवर्क यहाँ पर दिया गया है, काइवर्क होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एकल समूह के साथ पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक चरण गलत है। ऑप्शन देखिए, समूह का पूर्व चयन, परीक्षण का पहले माप नहीं, परीक्षणात्मक चरों का प्रयोग, परीक्षण के पश्चात माप। एकल समूह के साथ पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक चरण गलत है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा परीक्षण का पहले माप नहीं, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधा समाधान होता है, यह कथन किसका है। जहोदा एवं अन्य, पीवी यंग, गुड एंड हॉट, मार्क एम्ब्रास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधा समाधान होता है, यह किसका कहना है। यहाँ पर सही होगा पीवी यंग, ठीक है, पीवी यंग होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शन, माध्य गणना, काइवर्क यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सहसंबंध गुणांक होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन देखिए, किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है। कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की बात हो रही है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की बात किसने की थी, समनर ने की थी, ठीक है। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, और इसके अलावा इनकी एक और अवधारणा है अर्ध प्राथमिक समूह या आभासी प्राथमिक समूह, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब आती है, 1909 में आती है पुस्तक। ये बुक भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ना। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसने की है, समनर ने की है। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी है, या संस्था के उद्विकास या संस्था का विकास इस तरीके से पूछा जाता है, तो समनर का नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नृजातीय केंद्रवाद इनकी दूसरी अवधारणा है, नृजातीय केंद्रवाद, ये भी इन्होंने समनर ने दी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव। ऑप्शन देखिए, मैकएवर, सी.एच. कूले, किंग्सले डेविस। कूले 2 बार है, चलिए कोई नहीं, बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिड ले लेते हैं। स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव, यहाँ पर राइट आंसर कूले होगा, ठीक है, कूले हो जाएगा। इन्होंने कहा था स्व का विकास समाजीकरण है, ठीक है। सोशलाइजेशन को क्या कहा था, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था। समाजीकरण से संबंधित इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। और इनका एक स्टेटमेंट ये भी आता है कूले का, जिसमें उन्होंने सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और समाज को क्या माना है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर। ऑप्शंस में बोगार्डस, सोरोकिन, किंग्सले डेविस, बियरस्टेट यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर। यहाँ पर बोगार्डस होगा, बोगार्डस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है,
माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये किसकी है? ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक है। मेल एंड फीमेल ये मॉर्गेट मीड की थी। ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? मीड की है। मीड ने भूमिका ग्रहण की अवधारणा दी है, भूमिका ग्रहण की, भूमिका निर्वहन की अवधारणा इन्होंने दी है, भूमिका निर्वहन की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसकी है? मीड की है। ठीक है, समानीकृत अन्य और विशेषीकृत अन्य की बात भी मीड द्वारा की गई है। चलिए अब यहाँ पर देखें, निम्न में से किसने समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया है? C.H. कुले, इमाइल दुर्खीम, सोरोकिन, टॉनीज यहाँ पर दिया गया है। एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह की बात किसने की थी? किसने की थी? सोरोकिन ने की थी। ठीक है, सोरोकिन ने की थी, और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले की थी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो सोरोकिन ने की थी। किस पुस्तक में की थी? पुस्तक का नाम भी सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, और ये कब आती है? 1927 में आती है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। ये इनका सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, इनके इस सिद्धांत को किस नामों से जाना जाता है? उतार चढ़ाव के नाम से। ये एग्जाम में पूछा जाता है, उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसका है? पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत किसका है? ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत किसका है? इन सभी नामों से सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का जाना जाता है। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में इनका ये कहना था सोरोकिन का कि कोई भी समाज स्तर विहीन समाज नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक कौन है? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक पूछा जा रहा है, कौन है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जॉर्ज सिमेल है। ठीक है, जॉर्ज सिमेल है, और इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, 3 बताए थे, एकल, द्वैध और त्रैथ। ठीक है, एकल, द्वैध, त्रैथ, ये समूह के 3 प्रकार सिमेल द्वारा बताए गए हैं, और सिमेल से प्रभावित थे कोजर। ये भी आपको याद रखनी है बात। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, दुर्खीम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। और सेंट साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। इसे भी आप याद रखेंगे, विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया था। ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है, और इसको सही क्रम में लगाने को आता है। तो सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की बात की थी, मैथ्स की बात की थी इन्होंने। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे ये खगोल शास्त्र की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, खगोल शास्त्र हो जाएगा। फिर ये फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक शास्त्र की करते हैं। ठीक है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये रसायन शास्त्र की बात करते हैं, केमिस्ट्री, है ना, रसायन शास्त्र। और फिर इसके बाद ये जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं ये। और फिर उसके बाद ये सोशोलॉजी की बात करते हैं, समाजशास्त्र की बात करते हैं। ये सही क्रम में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से आपको सही क्रम में यहाँ पर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, लगाने को आता है। तो इसे ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, सबसे लास्ट में इन्होंने ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विज्ञानों के वर्गीकरण में अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले किस विषय की बात की, सबसे आखिरी में किसकी बात की, या समाजशास्त्र से पहले किस विषय की बात की थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, और सही क्रम में भी लगाने को आता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया? कॉल मैनहीम, रजनी कोठारी, सैमुअल कोनिंग, जी लुंडबर्ग यहाँ पर दिया गया है। बताएं, सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूप आधुनिकीकरण तथा क्रांति की जो बात है ये किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कॉल मैनहीम, रजनी कोठारी, सैमुअल कोनिंग, जी लुंडबर्ग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रजनी कोठारी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, अर्जित परिस्थिति वह है जो कि मिलती है जैविक दशाओं में, जन्म से, योग्यताओं और कौशल से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिस्थिति एवं भूमिका की, ठीक है, परिस्थिति व भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? रॉल्फ लिंटन के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले बात की थी। अच्छा, रॉल्फ लिंटन ने किस पुस्तक में बात की थी? पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन ये इनकी पुस्तक है, और जो कि 1936 में आती है। द स्टडी ऑफ मैन में परिस्थिति व भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात इनके द्वारा की गई है। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे। एक थी प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी थी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, ये जन्म से मिल रहा है। अर्जित को अपनी व्यक्ति योग्यताओं से प्राप्त करता है। तो अर्जित परिस्थिति वह है जो कि मिलती है योग्यता और कौशल से, जैसे कि टीचर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर बन रहा है तो वह अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति अर्जित परिस्थिति कहलाती है। और इन दोनों प्रश्न अगर पूछा जाए कि ये प्रकार किसने बताए तो भी रॉल्फ लिंटन होंगे, और प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है, अगर अंतर में भी पूछा जाता है तो भी अंतर किसके द्वारा किया गया है? लिंटन के द्वारा किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, किसने की है? एमाइल दुर्खीम ने की है, ठीक है, दुर्खीम की अवधारणा थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, जो कि 1893 में आती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, इसे आप याद रखेंगे। ये आती है 1895 में। फिर इसके अलावा एक पुस्तक आती है इनकी सुसाइड, ये आती है इनकी 1897 में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, और ये कब आती है? 1912 में आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम अवधारणाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल फैक्ट की, एक है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की हो जाएगी, सामूहिक प्रतिनिधान की हो जाएगी। इसके अलावा सामाजिक एकता, जिसमें दो तरह की एकताओं की बात की है, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, इसे भी याद रखेंगे। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है। इसके अलावा धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। टोटेमवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ये सभी कॉन्सेप्ट किसके हो जाएंगे? दुर्खीम के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, यहाँ पर किससे संबंधित है? संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, हित समूह और तृतीयक समूह। अच्छा, ये अवधारणा दी किसके द्वारा गई है? जनक कौन है इसके? एम.एन. श्रीनिवास है। एम.एन. श्रीनिवास। होता क्या है इसमें, क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न हिंदू जाति या फिर जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जो रीति रिवाज हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक कर्मकांड है, उनका कई पीढ़ियों तक अनुकरण करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण की अवधारणा है, और ये अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है, और ये संदर्भ समूह से संदर्भित है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया? बोटोमोर, एमाइल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, आर.के. मर्टन। भूमिका पुंज के बारे में बात हो रही है, और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्रीय अध्ययन में सशक्त अभिजन, पावर इलिट की अवधारणा किसने दी? अगस्त कॉम्ट, C.W. मिल्स, J.S. मिल, बोटोमोर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं। सशक्त अभिजन, पावर इलिट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है?
यहाँ पर C.W. मिल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो एक पुस्तक है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक, 1959 में आती है। द पावर इलिट है, द पावर इलिट हो जाएगी, 1956 में आती है। वाइट कॉलर करके एक पुस्तक है, वाइट कॉलर पुस्तक है द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ठीक है, इसे याद रखेंगे, 1951 में आती है। और एक और है द न्यू मैन ऑफ पावर, और ये कब आती है, 1948 में आती है। ये सारी पुस्तकें C. राइट मिल्स की हैं। ठीक है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पावर इलिट है, वाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, द न्यू मैन ऑफ पावर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? ये तो कई बार आपने देखा होगा, आप सभी जानते हैं, 1838 में। ठीक है, समाजशास्त्र से पहले ये सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, है ना। समाजशास्त्र से पहले ये सामाजिक भौतिकी का यूज करते, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की? बोगार्डस, मैकएवन पेज, जी बर्गस, जैकब मेरिनो, यहाँ पर दिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात पूछी जा रही है, किसने की है? सहयोग के दो प्रकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग, मैकएवन पेज ने। अच्छा, ग्रीन ने कितने तरह के सहयोग की बात की थी? 3 तरह के सहयोग की बात की थी, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। और ग्रीन ने सहयोग को क्या कहा था? ग्रीन ने सहयोग को क्या कहा था? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, सहयोग क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये किसका कहना था? ग्रीन का कहना था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पुस्तक किसके लेखक कौन है? G.S. घुरिये, C.H. कूले, F.G. बेले, N.K. दत्ता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा? F.G. बेली होगा, C यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तावित किया? सभी जानते हैं प्राथमिक समूह की अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई है। ठीक है, कब दी गई है? 1909 में दी गई है। कूले की अवधारणा है, कूले कहते हैं व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध सहयोग पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, जिसमें इन्होंने परिवार की बात की है, पड़ोस की बात की है और फिर मित्र मंडली की बात करते हैं। ठीक है, ये 3 इन्होंने उदाहरण बताए थे प्राथमिक समूह के। ये उदाहरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर पर खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में, परिवार में। प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर में परिवार में। यहाँ पर डी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर भ्रातक बहुपति विवाह, अभ्रातक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह कर रहा है। तो एक व्यक्ति है वो कई स्त्रियों से विवाह कर रहा है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह कहेंगे। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है, विवाह क्या है? एक संस्था, एक धार्मिक कर्मकांड, एक संस्था अथवा धार्मिक कर्मकांड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। विवाह क्या है? विवाह किसका उदाहरण है? एक संस्था का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, देवर विवाह होता है एक पुरुष और, ऑप्शन देखें, उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच, उस उच्च जाति की एक स्त्री के बीच, निम्न जाति की एक स्त्री के बीच, उसके मृत भाई की विधवा के बीच। कई बार ये क्लास में बताया गया है, देवर विवाह उसके मृत भाई की विधवा के बीच में होता है। ठीक है, उसके मृत भाई की जो विधवा है उसके साथ होता है। ठीक है, अब ये देखिए भाई जो हो रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए पत्नी है, उसके पति की डेथ हो गई है, तो उसका जो पत्नी है, विधवा स्त्री है, उसका विवाह उसके मृत पति के भाई से हो रहा है। तो ये जो भाई है अगर छोटा है तो ऐसे जो छोटे भाई के साथ विवाह हो रहा है, तो ऐसे विवाह को हम देवर विवाह कहेंगे। और अगर ये भाई बड़ा है तो
तो ये जो विवाह होगा वो ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसका कहना है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। ये किसका कहना है? मैकएवर एंड पेज का कहना है। ठीक है, मैकएवर एंड पेज का कहना है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समिति की स्थापना क्या होती है? विचार पूर्वक की जाती है। ठीक है, विचार पूर्वक की जाती है। इसका एक निश्चित नाम होता है। ठीक है, निश्चित उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। अस्थायी क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध इसमें देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन समिति नहीं है? कॉलेज, गांव, राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन। समिति नहीं है, गांव नहीं होगा। गांव किस में आएगा? समुदाय में आएगा। समुदाय में क्या होगा? समुदाय में क्या होता है? निश्चित भूभाग होता है। समुदाय के लक्षण या विशेषताएं क्या है? निश्चित भूभाग होते हैं। ठीक है, निश्चित भूभाग होती हैं। विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है। सामान्य जीवन व संस्कृति पाई जाती है, सामान्य जीवन व संस्कृति होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, इसे याद रखेंगे आप। अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, समान जीवन व संस्कृति होती है, विशिष्ट नाम होता है, निश्चित भूभाग होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। ठीक है, सामुदायिक क्या होती है? भावना पाई जाती है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और द्वितीयक व्यवसाय यहाँ पर दिया गया है। लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने गाँव को लघु समुदाय बताया था। गाँव क्या है? लघु समुदाय है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, इस तरह से कथन भी पूछा जाता है। यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। लघुता, समरूपता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और यहाँ पर क्या था? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और चौथी विशेषता क्या थी? बताएं आप। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, है ना। चलिए, आत्मनिर्भरता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं थी। चलिए अब यहाँ पर आखिरी प्रश्न देखिए, सामाजिक संघर्ष के प्रकार के बारे में किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, कोजर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संघर्ष के प्रकार के बारे में किसने लिखा? सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी, है ना। कार्ल मार्क्स ने, इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ये इनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। ये किसके द्वारा ये बात कही गई थी? टर्नर के द्वारा। कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उसको संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और ये बातें किसके द्वारा कही गई है? टर्नर के द्वारा कही गई है। ये भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, इसे भी आप बात याद रखेंगे। और कोजर किससे प्रभावित थे? सेमेल से प्रभावित थे, ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर कोजर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।